Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, today we are going to start our new topic which is Human Genome Project. अब तक हमने जितना भी चैप्टर में पढ़ा है we can understand the DNA contains all the information in the genetic information in the form of sequences. डीएनए के अंदर सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं और उन सीक्वेंस के अंदर ही सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है. So these genetic information or these sequences, they are almost similar in all human beings, but they are different at some places. तो जितना भी डीएनए का सीक्वेंस होता है वो सभी ह्यूमन बींग्स में सेम है ऑलमोस्ट, बट कुछ प्लेसेस पे यहाँ पे भी चेंजेस देखने को मिलते हैं. तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट के मन में आया कि क्यों ना हम पूरे ह्यूमन जीनोम को ही सीक्वेंस करें, हम पता लगाएं कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस क्या है. That's this aim started और इस चीज को या इस एम के साथ ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और इन शॉर्ट वी कैन कॉल इट HGP. दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट. तो स्टार्ट करते हैं इसी प्रोजेक्ट के बारे में. दिस प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड into the 1990 and it was completed into the 2003. So we can say that it's a 13 years project. 13 साल का टाइम लगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में. 13 years का टाइम लगा. And this project was started by the US में स्टार्ट हुआ था. started by the US Department of Energy, and one more department is there, that is National Health Institute. National Institute of Health. These two departments of the US, they started the project, and in the earlier days of this project, इस प्रोजेक्ट के शुरू के दिनों में यूके का वेलकम ट्रस्ट जो था, यूके's वेलकम ट्रस्ट, it became the major partner. वेलकम ट्रस्ट. And after some another countries like China, Japan, France, Germany and some other countries are also become the partner in this project. So हम देख सकते हैं कि कितनी सारी कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट थी. यूएस से स्टार्ट हुआ, यूके ने भी अपनी इन्वॉल्वमेंट की, साथ में चाइना, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ये सब कंट्रीज भी यहाँ पे इन्वॉल्व थी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी दुनिया के साइंटिस्ट ने मिलकर ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने की कोशिश की थी. So this is about the starting days कि कैसे स्टार्ट हुआ. Now the important thing about this project is that this human genome project, that is known as a mega project. ये जो प्रोजेक्ट है ये एक मेगा प्रोजेक्ट कहलाता है. मेगा प्रोजेक्ट यानी कि बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. Why we call this the mega project? क्यों इसे मेगा प्रोजेक्ट कहा गया? तो फर्स्ट थिंग अगर हम देखें related with this project is that this project is such a big project that it has a very high cost. इसमें जो कॉस्टिंग थी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो कॉस्ट थी वो बहुत हाई थी. We know in the human body the number of base pairs is the 3 into 10 to the power 9 base pairs are present in the human body. अगर यहाँ पे हम इन बेस पेयर्स को सीक्वेंस करने की बात करें कि कैसे इनकी सीक्वेंसिंग की जाएगी और पर बेस पेयर जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाली. दे एस्टिमेटेड द कॉस्ट ऑफ द वन सीक्वेंसिंग ऑफ वन बेस पेयर वुड बी द $3. एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने की कॉस्ट जो है वो $3 तक आएगी. तो ओवरऑल अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट देखी जाए, दैट कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वुड बी द $9 billion. $9 billion US. This is the overall cost of this project. तो according to cost, this project is very big. बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था क्योंकि बहुत हाई कॉस्टिंग का ये प्रोजेक्ट बना. सेकेंड थिंग हम यहाँ पे अगर देखें that this DNA sequencing is not an easy task. जो डाटा यहाँ पे मिल रहा था, जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही थी, that information, if this information is to be stored in the typed form, अगर उस इंफॉर्मेशन को टाइप्ड फॉर्म में, बुक्स की फॉर्म में अगर स्टोर किया जाए तो यहाँ पे वी रिक्वायर 3300 बुक्स. हमें 3300 बुक्स की जरूरत पड़ेगी. और ये भी कैसी बुक, कोई छोटी बुक नहीं, यहाँ पे भी बुक्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें 1000 पेजेस हों,
1000 पेजेस की बुक हो एंड ईच पेज कंटेन द 1000 लेटर, और हर पेज के ऊपर ईच पेज हैज द 1000 लेटर। तो इस तरीके की जो बुक्स हैं कोई छोटी बुक नहीं होती, 1000 पेजेस की बुक बहुत बड़ी बुक हो जाती है। तो 1000 पेजेस की बुक हो और हर पेज पे 1000 लेटर हो, इस तरीके की 3300 बुक्स की रिक्वायरमेंट थी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जो हमें इस प्रोजेक्ट से मिल रही थी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी बिग टास्क, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज अ मेगा प्रोजेक्ट। बट दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और इस तरीके की जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, इस चीज को ओवरकम करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने साइंस की एक नई ब्रांच को इवॉल्व किया, एंड दिस ब्रांच ऑफ दिस साइंस इज नॉन एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। Bioinformatics. So bioinformatics is this branch of the science where we use the computer. It's a computerized technology is used to store, analyze or to retrieve the information which is stored in the computers. Computers के अंदर store होगी information, and this branch is very important to store all this information which get through the Human Genome Project. Now let's see what are the goals of the HGP. Human Genome Project जो था उसके goals क्या decide किए गए थे? The goal was to identify approximately 20,000 to 25,000 genes in human DNA. Human DNA के 20,000 से 25,000 तक के जीन जो है उन्हें आइडेंटिफाई करने की एस्टिमेटेड एक गोल डिसाइड किया गया। Second, determining the sequence of the 3 billion chemical base pair. 3 billion chemical जो base pairs present थे, उनका sequence, उनको determine करने का planning थी, उनका sequence determine करने की planning decide की गई, यानी कि goal decide किया गया। Next thing, to store this information in the form of databases. As we already discussed, the information is too big कि उसे हम नॉर्मली टाइप फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते। सो दिस इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस। डेटाबेस की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर की जानी थी, एंड देयर आर सम इंपॉर्टेंट टूल्स आर आल्सो यूज्ड व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द डाटा एनालिसिस, कि जब भी आप उस डाटा को एनालाइज करना चाहें देन tool should be available. So to improve the tools for the data analysis also, this was also the goal of HGP. Next thing, the transfer of related technology to the other sectors. जो information यहाँ पे हमें achieve हो रही थी Human Genome Project के अंदर, this information is to be transferred to another sectors like in industries also. तो यहाँ पे transfer की जा सकती थी ये information industries के अंदर भी, and to address the ethical, legal and the social issues. इतना बड़ा प्रोजेक्ट था तो यहाँ पे इस तरीके के इश्यूज तो आ ही सकते हैं। कुछ एथिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, एथिकल्स, लीगल मींस लॉ से रिलेटेड, एंड सोशल इश्यूज। सो ये जो इश्यूज थे इन्हें भी कंट्रोल करना था, इन्हें भी एड्रेस करना था। दैट वाज आल्सो द बिग गोल ऑफ HGP. So here we discussed the goal of HGP. Now let's see what are the methodology which are used during the HGP. Methodologies which is used during this Human Genome Project. We know DNA has the two parts. One coding part and another part is the non-coding part. It has two regions or two parts, coding and non-coding. दोनों region DNA के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो इसी चीज को एम करते हुए यहाँ पे मैथोडोलॉजी यूज की गई। इन द फर्स्ट मैथोडोलॉजी और फर्स्ट मेथड व्हाट हैपेंस, द साइंटिस्ट डिसाइडेड टू कोड फॉर ओनली द कोडिंग पार्ट ऑफ द डीएनए। दे डिसाइडेड टू कोड द जीन्स व्हिच आर एक्सप्रेस्ड बाय द और एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। जो जीन्स कोडिंग पार्ट जीन्स थे या जो कोड कर रहे थे आरएनए को एंड लेटर ऑन द प्रोटीन फॉर्म कर रहे थे, दे डिसाइडेड टू कोड जस्ट फॉर दिस कोडिंग रीजन. So this is the first approach or first methodology. We are discussing two approaches here. First approach where the scientists decided to identify all the genes which are the coding part. जो coding part था सिर्फ इसी को sequence करने की planning की, and this technique or this methodology is known as express sequence tags. This is known as express sequence tags, or in short we can call it ESTs. This is the one approach. In the another approach, scientists decided to code for all genome. The complete set of the genome is to be decided to code, and this was a blind approach. कि यहाँ पे ये नहीं देखा गया coding region है या non coding region है. The complete sequence, the coding as well as the non coding, both region is to be coded. इसे कोड करने की प्लानिंग की गई। द होल जीनोम और कोडिंग
एंड नॉन कोडिंग, दोनों ही रीजन को कोड करने की प्लानिंग की गई. दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज द ब्लाइंड अप्रोच एंड दिस मेथड इज नॉन एज सीक्वेंस एनोटेशन. Sequence annotation. This method is known as sequence annotation, where they decided to code for complete human genome, complete set of the human genome, whether it is the coding part of it and non-coding part. बस इस वाले sequence के अंदर in this region in ETL, ESTs और express sequence tags, they decided to code or sequence. They decided to sequence only the coding part of the DNA. So these are the two approaches. Now let's see what are the steps which are used for the HGP. Steps of HGP. The first step is to isolate the DNA. First, we need to isolate the DNA. DNA को isolate किया जाना चाहिए या किया गया. सबसे पहले DNA को isolate किया गया. जिस भी सेल से जहाँ जिसका भी DNA का हम sequencing करना चाहते हैं, we need to isolate this DNA. So first thing is the isolation of the DNA. Second step is to make the fragments of the DNA. इस DNA से जो DNA isolated DNA है, this DNA you know it's a very large part of the means this large segment बहुत बड़ा होता है, इसे polymer. तो इस बड़े इतने बड़े DNA के ऊपर कोई भी procedure apply करना it's a very big task or difficult task. So to make it easy, this DNA should be cut into the fragments. तो DNA को fragments में cut किया गया. The fragments of DNA are made by cutting the DNA through some specific enzyme that are known as endonucleases. Endonucleases are the enzyme which can cut the DNA into the pieces. तो enzyme से जो DNA को small piece में cut कर देंगे and these pieces are the fragments of the DNA. So first DNA का isolation, then later on the large size DNA segments are cut into the smaller fragments. Fragments में cutting हुई, then these fragments need to be amplified. इन्हें amplify करना था, increase करना था amount में, and for this amplification this DNA is to be cloned. Cloning की गई. This DNA to be cloned. Cloning के लिए यहाँ पे DNA segments को that we will discuss later on into the biotechnology part also, that how we do the cloning. For the cloning we need the specific vectors and we need a host cell. हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है cloning के लिए. We need a vector and we need a host cell in which our DNA fragment can be amplified, जहाँ पे amplify हो जाए. And vector is the structure or the tool which help them to transfer our required DNA into the host cell. तो vector काम करेगा ट्रांसफर करने का. अब क्लोनिंग के लिए यहाँ जो इस मेथड में इस HGP के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर जो वेक्टर्स यूज किए गए थे, वेक्टर्स आर द बैक और YAP. They use back or YAP. Back means bacterial artificial chromosomes and YAP means yeast artificial chromosomes. These are the vectors. These are the artificial vectors which are prepared by the scientists into the laboratories. So these vectors are utilized for this purpose, for this cloning purpose during HGP. And the host which are used in this procedure are the bacterial cell. They use the bacterial cell and the yeast cell as an host for the cloning. Bacterial cell और yeast cell use की गई cloning के लिए. So cloning हो गई है, means cloning is the way by which we can amplify the DNA. DNA का amplification हो जाता है and after the amplification these DNA fragments are sequenced in an automated sequencer that works on the principle of scientist named Frederick Sanger. तो यहाँ पे क्या हुआ, sequencing हुई, sequencing is done and this sequencing is done on the basis of the principle which was given by the Frederick Sanger. This is very important. The principle which was used for this sequencing is given by the Frederick Sanger. This is the name of the scientist. इस scientist ने पहले से ही एक sequencing procedure दिया हुआ था जिसके basis पे DNA की sequencing की जा सकती थी. And this principle is utilized to sequence these DNA fragments. ये जो cloned amplified हमारे पास DNA fragments मिल गए हैं, इन्हीं fragments को इस automated sequencer के अंदर डाल के इनकी sequencing की गई. And these sequences, after the sequencing of these sequencers, they arrange into the basis of overlapping genes. Sequencing होने के बाद इन्हें overlapping genes की form में arrange किया गया. So this is the steps which are used during the HGP. First thing, the isolation of the DNA. DNA is isolated through a source, through a cell. Then it is cut into the fragments
through endonucleases. Then cloning is done with the help of host and the vector that things are required. That vectors which are used here is the bacterial artificial chromosomes, and another vector is yeast artificial chromosomes, and the host cells which are used here is the bacterial cell and the yeast cell. After that, these amplified DNA fragments are sequenced into the automated sequencer which worked on the principles of the sequencing that was given by the फ्रेडरिक सिंगर के दिए हुए प्रिंसिपल पे बेस्ड ऑटोमेटेड सिक्वेंसर के अंदर इन डीएनए फ्रेगमेंट्स की सीक्वेंसिंग की गई. एंड आफ्टर दिस बेस पेयर्स और दिस arranged on the basis of overlapping genes. Complete sequencing is completed into the 2006. The chromosome number 1 is the sequencing of this chromosome was completed into the 2006. Otherwise, earlier all other chromosomes, the 24 chromosomes are sequenced earlier. अब यहाँ पे 24 chromosomes क्यों कहा गया है? Why the 24 chromosomes are sequenced? Means you know that there are the 22 autosomes. 22 autosomes present होते हैं human cell के अंदर, and with these 22 autosomes they have one set of 6 chromosomes. So in the case of sex chromosome, we know that female contain 2X chromosomes and male contain 1X and 1Y chromosomes. So these 22 autosomes are sequenced into the HGP or under the HGP, and with this 1X chromosome and Y chromosomes was also sequenced. So overall we can say that the complete 24 chromosomes were sequenced in the प्रोजेक्ट विच इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्हें सीक्वेंस किया गया. After that, the challenging task is to assign the genetic or the physical maps of these sequences. इन sequences को maps और जीनोम को genetic और physical map में arrange करना जो challenging task था, and that was done by the repetitive sequence or recognized sites of the restriction endonucleases. इसके बेसिस पे ये मैप्स भी बनाए गए. तो इन्हीं सीक्वेंसेस के बारे में हम बात करेंगे when we will discuss the DNA fingerprinting also. Now we will discuss the salient features of this HGP. These features are written over here and we will try to understand this. The first, Human Genome Project contains the 3,164.1.7 million nucleotide base pairs. इतने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स जो थे वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर मींस आइडेंटिफाई किए गए. सो नेक्स्ट थिंग, दैट एवरेज जीन कंटेन द 3000 जीन्स. दैट वाज एस्टिमेटेड और दैट वाज ऑब्टेन्ड बाय द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दैट एवरेज जो जीन्स होते हैं उनके अंदर 3000 बेसिस प्रेजेंट होते हैं. द एवरेज जीन कंटेन द 3000 बेसिस. बट here the largest human genome, जो कि सबसे बड़ा ह्यूमन जीन है, which is the dystrophin. This is the largest human gene. It contains 2.4 million bases. It contains 2.4 million bases. This is the largest gene of the human body. Next, almost 99.9% nucleotide bases are the same. यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स स्टडी किए गए उनके बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन मिली दैट ऑलमोस्ट 99, वी नो दैट ऑलमोस्ट 99.9% basis of the human genomes are the same. Only 0.1% genome or 1% part of the DNA which shows the variations or the differences among individuals. Next, the functions of over 50%. जितने भी genes जो discover किए गए थे, sequence किए गए थे, out of these only the 50% genes are there whose functions are still unknown. We don't know that why they are, for what they code, किस चीज के लिए coding कर रहे हैं. So functions of over 50% genes are still unknown. Next, DNA contains some repeated sequence. Here the repeated sequence were found into the DNAs, and this repeated sequence make the large portion of the genes. ये genes का बहुत large portion form करते हैं, यानी कि बहुत सारे form के अंदर बहुत सारी locations पे repeated sequence present है, and these repeated sequence do not have any means part in the formation of any protein or coding for any protein. ये किसी उसमें part नहीं ले रहे, but they have a very important role in studying the chromosome structure, dynamics and evolution. So here we can say that repeated sequence are present into the DNA over a large sequence. Repeated sequence का क्या मतलब है? Suppose एक location पे एक sequence आ रहा है, that is ATGC. That is the sequence which is found at one location.
अगेन दिस सीक्वेंस इज रिपीटिंग, फिर से सेम सीक्वेंस है एंड अगेन दिस सीक्वेंस इज रिपीटिंग अगेन. सो एक ही सीक्वेंस अगर बार बार प्रेजेंट है डीएनए के अंदर, जीन्स के अंदर, देन वी कॉल देम द रिपीटेड सीक्वेंस. So these type of repeated sequence are making very large part of the DNA or very large part of the gene. Next, after the completing of these sequences, when the chromosome number 1 is sequenced, we found that it contained 2968 genes. chromosome number 1 के अंदर जो genes थे वो थे 2968 genes, whereas the chromosome number 1 contained the least number of the genes, which is 231. These are the number of genes which are found in the chromosome number Y, और chromosome Y के अंदर 231 genes present रहते हैं. Next, in the case of human genome, we can say that 1.4 million locations. In the human genome, 1.4 million locations, they have some SNPs or SNPs. They have some SNPs, SNPs. These SNPs are the single nucleotide polymorphism. These are the site where the single nucleotide polymorphism is seen. इसको हम कैसे समझ सकते हैं SNPs को? इसके बारे में देखते हैं. Suppose this is the one sequence ATATGCTA. This is the one sequence which is present in the DNA, and the another sequence it is repeated. ये भी बार बार present होगा, but यहाँ पे polymorphism है at a single nucleotide. एक nucleotide में हमें यहाँ पे differences मिलेगा. Suppose GCTA. This is the another sequence. It's almost same at every position. हर position पे ये same है, but it has some differences at one nucleotide. This is the one nucleotide. यहाँ पे कुछ और हो सकता है. In this sequence here, the T is present, but if shows the SNP single nucleotide polymorphism, अगर ये show कर रहा है, so it will have some another nucleotide at this position. Similarly, at some another cases also, we can see that suppose this is the sequence. This third sequence is also similar, but it has one place of the nucleotide where we can see the variations, where we can see the changes or differences. So these type of sequences where the single nucleotide is different, these are known as SNPs or single nucleotide polymorphism. So human genome के अंदर जो 1.4 million locations हैं, इन locations पे इस तरीके की हमें sequences देखने को मिलती हैं जिन्हें हम SNPs कहते हैं. So this is about the salient features of the human genome project. Initially, this project was started by the aiming to sequence the human genome. Starting में सिर्फ human genome को sequence करने के aim के साथ ये project start हुआ था. But later on, some another animals or plants genomes were also sequenced, like bacteria, yeast, or we can include the C. elegans, which is a nematode, and the fruit fly Drosophila. In the case of plants, we can say that rice, wheat. All these means also their genomes are also sequenced under this human genome project. उसके बाद उनकी भी sequencing हो गई. So that's all about the human genome project. In the next video, we will discuss about the DNA fingerprinting. So keep watching, keep studying.